वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म लव जिहाद पर आधारित है और इसे सभी को देखना चाहिए। आपको बता दें कि विगत 5 मई को अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से वाराणसी के सभी पत्रकारों को सिनेमा घर में ले जाकर यह फिल्म दिखाई गई थी। देखिए हमारे संवाददाता साजन। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किस संबंध में? कल भारत के एक घटनाक्रम सुदूर दक्षिण के राज्य केरल में जिस प्रकार ISIS के लड़ाकों की भर्ती के लिए केरल से 30,000 से ज़्यादा लड़कियों के गायब होने की कहानी सामने आई, उसके ऊपर एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी। द केरल स्टोरी को लेकर के अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है और पूरे देश के लगभग संतों का यह मानना है कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए गंभीर थ्रेट है। और निर्माता निर्देशकों ने कहा भी कि अगर एक भी दृश्य झूठा आप साबित करना तो उन्होंने इनाम की घोषणा भी की। हमारा वह प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है, अगर देश के बाहर धर्म के नाम पर लड़ने के लिए लड़ाके तैयार करके भारत की धरती से ISIS के लिए सीरिया में सप्लाई हो सकते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ये कितने बड़े खतरे के रूप में खड़े हो सकते हैं। इसलिए समय रहते अगर हमने जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सिविल सर्विसेज जिहाद, इन बातों पर विचार नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र तो वोटों की ताकत से है और सामान्य व्यक्ति जो भारत का एक देशभक्त नागरिक है वो क्या सोचता है, ये हमारे 2 संतान हैं, सरकार ने नारा दिया हम 2 हमारे 2, तो हम इसका पालन करेंगे। 2 संतान हैं, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा सा मकान बनाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ये तय कर रखा है कि हम 5 हमारे 25 पैदा करेंगे, आपने जो संसाधन इकट्ठा किया है उस पर कब्जा करेंगे। तो ये बहुत एक खतरनाक चलन है और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के लिए फिर भोजन पानी हवा इसकी व्यवस्था करना आने वाले दिनों में कठिन होगा। परंतु जिस प्रकार हिंदुस्तान के सुदूर राज्य केरल हो या मिजोरम में जिस प्रकार अभी मणिपुर में दंगे भड़के हैं, इस बात को लेकर हाई कोर्ट ने इतना ही तो निर्णय दिया है, उनका शेष जनजातियों को भी उसी SC एक्ट ST एक्ट में आप भी SC ST हो, वो भी SC ST है, जो अधिकार आपको प्राप्त है वही अधिकार उनको प्राप्त है। इतनी सी मात्र बात के लिए इतना भीषण दंगा मेघालय में, अगर उन राज्यों में मणिपुर मेघालय जैसे राज्यों में फैल रहा है, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात हम कहीं न कहीं बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। तो इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? जन जागरण के अतिरिक्त देश के संविधान के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं भारतीय संविधान में। करना तो एजेंसी को है, सरकार को है। हम कानून तो अपने हाथ में ले नहीं सकते। जो कुछ करना है भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार करे इसके लिए लोकतंत्र में जनमत भी बनाना पड़ता है, वातावरण बनाना पड़ता है, सरकार पे दबाव बनाने पड़ते हैं। मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि आपने योगी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी में चुना, तब आज की परिस्थिति में वो अनिल दुजाना हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, ये कुछ निपटाए गए, कुछ को सजा हो गई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो यूपी में कम से कम गुंडे सर उठा के नहीं चल सकते। तो इस परिस्थिति के लिए आपने राज्य सत्ता का चयन किया है, लोकतांत्रिक पद्धति में आपने वोट दिए। तो आगे अगर हम यह वातावरण नहीं खड़ा करेंगे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पक्ष में, तो हर राज्य में ऐसे टूल किट खड़े होंगे। महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव हुआ, अर्बन नक्सली खड़े हुए, इन लोगों ने बाकी देश के अंदर जिस प्रकार का कोरोना काल में भी जिस प्रकार के बवाल काटने की कोशिश की गई, पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग में सर्जिन इनाम एक आता है, ये इसे सामान्य थ्रेट मत समझिए। ये हमको करना क्या है, वो जो 150 किलोमीटर का चिकन नेक गलियारा है, अगर इस चिकन नेक गलियारे में हमने आबादी बढ़ा दी, इनका रेल रूट भी वही है, हाईवे भी वही है, ये हमने काट दिया, तो हिंदुस्तान के 8 राज्य हिंदुस्तान से कट जाएंगे।
क्या ये जो द केरल स्टोरी बनाई गई है, क्या ये द कश्मीर फाइल को से प्रभावित होकर के बनाई गई है? हर फिल्मों के अपने किरदार हैं। कश्मीर फाइल 90 की एक घटना के आधार पे है। केरल स्टोरी एक घटना पूरे समाज शास्त्रीय आकलन की फिल्म है, तथ्यों के आधार पे है। यह कश्मीर फाइल्स भी ये तथ्य के आधार पे है, ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन 90 एक वर्ष की घटना में आप बदल जाते हैं। परंतु केरल स्टोरी एक घटना में नहीं बदलती है। दूसरा, इसका जो मूल नैरेटिव है उसको समझने की कोशिश करिए। अब तक जिहाद के प्रश्न पर मुस्लिम युवा मौलानाओं के नाम ही सामने आ रहे थे। तो हम मानते थे कि महिलाएं इनोसेंट हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका नहीं है। इस्लाम में महिलाएं विक्टिम है, सताई गई हैं। उनके कानून के मुताबिक भी शरिया कानून में 2 महिलाओं के बराबर एक पुरुष की गवाही है। द केरल स्टोरी में पहली बार ये बात साबित हुई है कि बराबर के पाप की भागीदार देशद्रोह से लेकर के जिहाद तक में मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही है जितना मुस्लिम नौजवान की है। हिंदू लड़कियों को बहलाने फुसलाने के लिए पूरे देश में मुस्लिम लड़कियां अपने भाइयों से दोस्ती कराने के लिए पहले ये लड़कियां हिंदू लड़कियों से दोस्ती करती हैं, फिर कहती हैं आओ यार तुझे अपने भाई से मिलवाती। ये एक नैरेटिव नहीं है, ये एक कठोर सत्य है जो पूरे देश में घटित हो रहा है, जो केरला स्टोरी के माध्यम से बताने का प्रयास हुआ। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में, जैसा कि अभी वार्ता के दौरान आप बता रहे थे कि क्या लगता है, लेकिन सरकारी मान्यता में देखा जाता है कि मुस्लिम भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है, माने जाते हैं नहीं। अल्पसंख्यक की आज तक परिभाषा तय नहीं है। मैंने पत्र लिख करके कि भारत में अल्पसंख्यक कौन, अल्पसंख्यक कहते किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार लैंगिक उनकी भाषा और डीएनए के आधार पर अल्पसंख्यक कहता है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछ रहा है, अब विषय यहाँ तक आ गया कि 10 राज्यों में तो हिंदू अल्पसंख्यक है, तो क्या अल्पसंख्यक के अधिकार मिलेंगे? अल्पसंख्यक कौन यही तय नहीं है आज तक। और दुर्भाग्य हमारा इस देश के संवैधानिक ढांचे का कि अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं है, और उस देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, अल्पसंख्यक के नाम पे हजारों करोड़ का बजट भी है, जहाँ पे संविधान में अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा तय नहीं है। स्वामी जी एक सवाल और। कहाँ से आया? तो कहा कि अब सोचिए देशद्रोह के लिए पैसे किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं। उसने बताया कि खुदरा का व्यापार है मांस। ये मांस का जो व्यापार है, ये जो बकरा बकरी भैंसा जो काटने वाले हैं, ये नकदी में खरीद बेच होती है, और नकदी के खरीद बेच के पैसे से जो शाम को इकट्ठा हुआ एक निश्चित नकदी पे वहाँ पे हवाला कारोबार के रूप में बताया जाता है, क्योंकि इस पैसे को बैंक नहीं पहुँचना होता है। अभी बात आई पहले कि हम लोग इससे फोन पे से गूगल पे से पे कर रहे हैं। तो गुजरात में कुछ दुकानदारों ने कि हमारे यहाँ गूगल पे फोन पे अलाउ नहीं, लिख के बोर्ड लगा दिया। क्यों बोर्ड लगाया भाई? इसलिए कि उन्होंने दुकान का नाम हिंदू नाम रख लिया था। और जब आप जियो फोन पे जाएंगे और उनको स्क्रीन क्या बोलते हैं, स्कैन करने पे स्कैन करेंगे तो ओरिजिनल नाम आ जाता है। और ओरिजिनल नाम आते ही जो हम लोग की तरफ से जो जागृत कर दिए गए हैं, वो लोग नाम पढ़ के नहीं समझ के वापस चले। तो ये इतनी गहरी खाई हो गई है कि अगले 1 वर्ष हमें आपका सहयोग चाहिए। और यह 1 वर्ष का सहयोग इसलिए चाहिए कि चुनाव कोई जीते कोई हारे, नरेंद्र मोदी रहे या कोई इस देश का व्यक्ति ही प्रधान है, लेकिन राज्य सत्ता हथियाने के लिए अगर हम इस देश को दंगे की आग में जो लोग झोंकना चाहते हैं, अगर भारत का विदेश मंत्री यह बोलता है कि
कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में, जर्मनी में भारत के चुनाव कार्यालय खुल गए। इसका क्या मतलब? हम जहां हैं, जिन शहरों में हैं, द केरला स्टोरी एक नैरेटिव है और यह वह नैरेटिव है 100 साल बाद की। 100 साल पहले भी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर क्या हिंदुस्तान से लोग खलीफा के पक्ष में लड़ने गए थे कि नहीं गए? और 100 साल बाद भी अगर ISIS के लिए केरल से ये 30,000 तो लड़कियों के आंकड़े, इसमें लड़कों के आंकड़े शामिल नहीं। और जम्मू कश्मीर के 80% मस्जिदों का इमाम कहाँ से है पता है आपको? बिहारी है, किशनगंज कटिहार पूर्णिया से है। अभी मैंने समझा करोड़ रुपया भी हिंदुओं के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई हिंदू खर्च किया। यह युद्ध सामान्य सा नहीं है। और उसके लिए जो लड़का दोस्ती करता है उसको नायक के रूप में कौन उभार रहा है? तो उसके पीछे सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे लोग टीवी चैनलों में पैसे लगाते हैं। फिर चैनल के मालिक को कहते हैं कि इस पर धारावाहिक मेरा चलेगा। फिर धारावाहिक का जो प्रोड्यूसर है किसको लेगा? उस मुस्लिम लड़के को, चिकने चेहरे को लेता है हीरो के रूप में। और फिर वो लड़का टीवी चैनल से अपनी पहचान बनाता है। फिर उस 1000 करोड़ के करोड़पति के घर में घुसता है, उसकी संपत्ति के 2 से 3 सालों के अंदर कब्जा कर लेता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। तो ये लव जिहाद के माध्यम से, लव जिहाद का जो कानूनी शब्द है ये भी केरल हाईकोर्ट का शब्द है। 30,000 के जो आंकड़े हैं केरल के, ये भी उनके हाईकोर्ट से आए। 30,000 का पैसा 30,000 मोर प्लस ये शब्द। हम तो इस फिल्म के रिव्यू के नाम पर कल आपके साथ में फिल्म देखी। हमारा मानना है कि हर युग में समकालीन इतिहास का दर्पण होता है। क्या घटा, कैसे कुछ फिल्म ऐतिहासिक घटनाक्रमों पे बनाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः कहानी 60-70% तक सच्ची होती है। उस सिनेमैटिक ढंग से करते हैं। लेकिन ये द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी, ये 2 फिल्में ऐसी हैं कि जो 90 के पहले, हम तो खैर 90 में 18 साल के थे, और 18 साल के थे दिल्ली सरकार कौन सा ऐसा कर था कि NSA मेरे पर लगा दिया। 1.5 महीना जेल रहा हूँ, लेकिन वो कश्मीर की घटती घटनाओं को देखा तो नहीं है, आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पढ़ा जाए। ये मेरी समझ कहती है यह एक प्रकार का भीषण राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए थ्रेट है। अगर हम दूसरे देशों के सेना में शामिल हो युद्ध के लिए, हिंदुस्तान से अगर लड़ाके भेजे जा रहे हैं, तो यहाँ पे उसी जिहाद की घोषणा हो जाए तो क्या वो नहीं लड़ेंगे? ये थ्रेट है। इसको आप जिस रूप में लिखना चाहिए। मैं अपनी बेटियों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म हमें अवेयर करती है एंड हमारा ब्रेन जो स्ट्रॉन्ग करने वाली फिल्म है, और एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपको ये फिल्म ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। जब मैं फिल्म देख रहा था मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मुझे अपने को तरस भी आ रहा था कि हमारा हिंदुज़म इतना कमज़ोर है कि कोई दूसरी प्रजाति या कोई दूसरा एक धर्म उस पर टेक ओवर कर रहा है। तो बड़ा एक अफसोसजनक होता है। तो क्या ये हमारे संस्कार इतने खराब है? ये द केरला स्टोरी में आपका भी कोई रोल है? नहीं, मेरा कोई रोल नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए थे, गुरुजी ने आपका परिचय भी कराया, कैसा लगा आपको?
मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा ना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी बनारस के लोग हैं या जितने भी जहाँ तक आपका इंडिया में इतना रीच है ये सारी फैमिलीज़ को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए निकल के। सनातन धर्म के लिए नहीं, अपनी मानवता के लिए ज़रूर देखनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस धर्म का पालन करते हैं इसलिए देखें, आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें। एक बार अपनी तरफ से बनारस आए हैं आप, तो कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे बनारस वालों के लिए? बनारस के बारे में कहना मतलब शब्दों में पिरो पाना बहुत मुश्किल है। बहुत यहाँ पे तो कहते हैं कि अगर जीवन का सारा श्रेय यहाँ पे लेके और भगवान के साथ आपकी प्राप्ति हो जाए तो वही बड़ा अच्छा मार्ग है, मार्ग प्रशस्त करने वाली जगह है ये। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग बनारस में रहते हैं की आवाज़ बड़ी मीठी है, बहुत प्यार से बात करते हैं। यहाँ इतने प्यार से खिलाते पिलाते हैं कि मैं पिछले 3-4 दिन मेरा 2-3 किलो वजन बढ़ गया है। मैं लोगों से बहुत मिल रहा हूँ यहाँ पे। अमेजिंग शहर है। यहाँ के कुछ फेमस व्यंजन है उसका स्वाद लिया आपने, जैसे कचौड़ी है, जलेबी है, मलाइयो है, ये सब चीज़ें? मैं कल रात में गया था तो रात में मैंने कई चीज़ें खाई। यहाँ दही के ऊपर वो जो है मलाई डाल के रबड़ी नहीं कुछ और मुझे वो बोल रहे थे मलाई समथिंग जो है। एंड देन फिर हमने चाय पिया, एक लल्लू समथिंग, और एक स्टेशन के पास एक चाय वाले हैं और हमारी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, हमने बातचीत की। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए जो है। शहर ही अद्भुत है ये, महादेव का शहर है, महादेव के त्रिशूल में बसा हुआ शहर है। एंड डेवलपमेंट तो मतलब अमेजिंग है। मैं बहुत साल पहले एयरपोर्ट पर उतरा था और इस बार मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब कहीं बाहर आ गया हूँ। तो जैसा कि नारा दिया था मोदी जी ने, दिव्य काशी भव्य काशी, वैसी लग रही है अब से भव्य काशी हो गई। और मैं भी उनकी तरह कह सकता हूँ कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। थैंक यू।